नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल पर। देखिए, मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट प्रदान करें। सजेशन आपके सब्सक्राइब से ज़्यादा कीमती है मेरे लिए। दैट्स व्हाई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबॉडी टू सजेस्ट मी हाउ आई कैन प्रोवाइड यू बेटर नॉलेज। नो वन इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड एज़ यू नो, एवरीवन इज़ लर्नर। If I'm teaching you, it it doesn't mean that I have proper knowledge of each and everything. I'm also a student. Teacher must be a student. If he is not a student, then he can't be a teacher. So please cooperate with me and suggest me, because it's a very new era for me, and in this new era, I have to prove myself that I can do something. I can contribute something to the society of uh, no, reading department. ओके, थैंक यू। लेट्स गो ऑन द टॉपिक। हम एडवर्ब के यूज पढ़ने जा रहे हैं। यूज ऑफ एडवर्ब, याद रखिएगा। इस पर एक नहीं, कम से कम 3 से 4 वीडियोस आएंगी। आधे आधे घंटे की मैं कोशिश करूंगा रहें, जिससे आपको कोई दिक्कत न हो। पहले यूज से हम आगे बढ़ते हैं। पहला यूज हमारा क्या है, उसको हम लेंगे और आगे आप ट्रांसलेशन करने की आदत डालते रहेंगे। आफ्टरवर्ड्स, के बाद, इसका अर्थ होता है, जैसे हम ट्रांसलेशन ले लें, तुम 4 बजे निकले, मैं 5 बजे निकला। आप ध्यान दीजिएगा, इस काम के बाद ये काम हो रहा है। हाँ, जैसे मैं कह दूं, यू लेफ्ट 4 AM, यू लिफ्ट 4 AM, या you left at 4, you left at 4, afterward, afterward, I left at 5, I left at 5 o'clock or 5, what you can say is depend on you। ठीक, तो आफ्टरवर्ड का मतलब हुआ के बाद। जैसे तुम्हारे जाने के बाद मैं आया। सरल ट्रांसलेशन लें, I came soon afterward you, I came soon afterward you। तो इतना मतलब समझ रहे हैं कि बात के सेंस में हम आफ्टरवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, यू ज़्यादा हैं इसलिए एक एक करके लिया जाएगा। कुछ उदाहरण लिए जाएं। अगेन, अगेन का मतलब आप जानते हैं, मोर देन वन टाइम, बार बार, या पुनः। पुनः का मतलब ही होता है मोर देन वन टाइम। वेयर इज द सेंस ऑफ मोर देन वन टाइम, वी हैव टू यूज आई थिंक अगेन। जैसे हम एक ट्रांसलेशन ले लें कि मैं फिर पढ़ूंगा, तो आपका सेंस क्या हो जाएगा, आई विल रीड अगेन।
आई विल रीड अगेन। और आप क्या कह सकते हैं? आई विल रीड अगेन एंड अगेन। याद रखिएगा, अगेन एंड अगेन। और क्या कह सकते हैं? आई विल रीड टाइम एंड अगेन। आई विल रीड टाइम एंड अगेन। इसके देखिए, एक यूज अगेन हुआ, एक अगेन एंड अगेन हुआ, एक हुआ टाइम एंड अगेन। यानी यूज को आप नोट करते चलेंगे। इफ यू वांट टू स्पीक बेटर इंग्लिश, यू हैव टू प्रॉपर नॉलेज अबाउट द यूजेस। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग ईच एंड एवरी यूज दैट इज रिलेटेड एडवर्ब, एंड दैट विल कोऑपरेट यू इन स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, इसका टाइम एंड अगेन हुआ। एक और हम इसका ले सकते हैं, आई विल रीड ओवर एंड अगेन, और ओवर एंड अगेन। ओवर एंड अगेन। तो ओवर एंड अगेन भी आपका एक यूज हो गया। अब आपके पास इससे रिलेटेड कितने यूज आ गए? आपके पास यहाँ पर ओवर अगेन कर दें, ज़्यादा बेहतर होगा। ओवर अगेन। अब ध्यान से सुनिए, 1 2 3 4। हाँ, ये 4 यूज आपके हो गए। तो मैं कोशिश करूँगा कि यूज ज़्यादा से ज़्यादा लें, जो आपको बहुत बेनिफिशियल हो। अगला देखिए, नंबर थर्ड। नंबर थर्ड आपका आ जाएगा एगो। अभी मैं इसको एगो और बिफोर में अंतर भी समझाऊंगा। एगो का मतलब आप समझते हैं पहले। वह अभी 1 मिनट पहले आया। ट्रांसलेशन बना लीजिए। He came, he came just a minute, just a minute ago. He came just a minute ago. बहुत समय पहले, पहले की बात है। एक राजा था। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। इसका कई प्रकार से ट्रांसलेशन किया जा सकता है। Many years ago there was a king. Many years ago there was a king. या once upon a time there was a king. यूज ज़्यादा से ज़्यादा नोट करते चलेंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं, many years ago there was a king, once upon a time there was a king। कहीं कहीं ऐसा भी आपको मिल जाएगा, once there was a king, once there was a king। तो ज़्यादा यूज लिखें, ज़्यादा यूज समझें, ज़्यादा यूज पढ़ें, तो फिर पढ़ने का अलग ही मज़ा आता है। अब एगो के बाद हमारा अगला नंबर आ जाएगा नंबर 4। नंबर 4 हमारा है अहेड। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनते हैं एडवर्ब। अहेड, देखिए ए प्लस हेड से बना है अहेड। बहुत कमाल की चीज़ें अभी एडवर्ब में हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप ध्यान से दीजिएगा।
there is some problem in activation. थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम थी और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। बंद कर दीजिए अभी, वहाँ से वो बंद, ये थोड़ा आ जाए। बाकी ठीक होगा पीछे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अहेड का जैसे हम अनुवाद लें, हमें समय से
1 घंटा पहले पहुंचना चाहिए। तो आप जब इसका वाक्य बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे? वी शुड रीच वी शुड रीच an hour ahead an hour ahead we should reach an hour ahead of time भी कर सकते हैं। एक एक उदाहरण लें से पहले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। बहुत ज़्यादा यूज लेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। अगला है ऑलरेडी। अब पढ़े होंगे पहले से ही ऑलरेडी। हाँ, ऐसे पहले ही 4 बजे हैं। पहले ही 4 बजे हैं तो हम लोग अपने से कह सकते हैं इट इज़ 4 o'clock ऑलरेडी। इट इज़ 4 o'clock ऑलरेडी ना। इस किताब को पहले ही मैंने पढ़ा है। क्या कहेंगे? आई हैव ऑलरेडी रेड। पढ़ा है। आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। क्लियर? हाँ, आगे चलिए। अवे अवे दूर ना। अब इसका हम कोई ट्रांसलेशन ले लें, जैसे विद्यालय मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है। तो अवे का मतलब दूर जानते हैं आप। द स्कूल इज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम। ठीक, अवे। हाँ, दूर का मतलब अवे। एक एक उदाहरण ले रहे हैं। देखिए, ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत बड़ी वीडियोज हो जाएगी। कम से कम 150 यूज आपके एडवर्ब पर पढ़ाने हैं। इसलिए आप एक एक उदाहरण पर ही, जैसे यहाँ पर से दूर के लिए हमने अवे का प्रयोग कर दिया। एक उदाहरण ज़्यादा है, डाउन। आप घबराइए नहीं कि ये प्रीपोजिशन है तो इसमें क्यों लग रहा है। प्रीपोजिशन का अलग सेंस होगा और उसका एडवर्ब का अलग से सेंस होगा। जैसे उस कुर्सी से नीचे उतरो। उस कुर्सी से नीचे उतरो। हम क्या कह सकते हैं इसका ट्रांसलेशन जब हम बनाएंगे तो गेट डाउन फ्रॉम द चेयर। गेट डाउन ऑफ कर देंगे तो और सही हो जाएगा। गेट डाउन ऑफ दैट चेयर। तो ये डाउन का प्रयोग हो गया। क्रिया की विशेषता भी बताना चाहिए। डाउन गेट आप नहीं कर सकते। यू कांट राइट डाउन गेट। अगला यूज हमारा जो भी नंबर होगा, मान लीजिए 8 9 जो भी हो, नंबर 8 पर देखें, अर्ली। अब अर्ली के 2 तड़क होते हैं, तड़के तड़के। जैसे मैं
सुबह जल्दी उठता हूँ। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर? एक हो गया। एक एक ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेने का मतलब नहीं निकलेगा। इल्स के अलावा, याद रखिएगा, ये बड़ा अच्छा यूज है। इल्स का मतलब होता है के अलावा। जैसे बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ट्रांसलेशन हम क्या कहेंगे? एवरीथिंग एल्स, एवरीथिंग एल्स इज गुड। याद रखिएगा, एवरीथिंग एल्स इज गुड। एक और अनुवाद लें, उसे कुछ दूसरा चाहिए। तो he want something else, he want something else। हाँ, ये याद रखिएगा, else का यूज है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। else का अर्थ होता है यहाँ पर अलावा, के अतिरिक्त भी होता है। फेयर बनाते चलें, बहुत अच्छा लगेगा आपको अंग्रेजी पढ़ने में और अंग्रेजी पढ़ के आगे सीखने में। अगला आपका यूज है इनफ। इनफ का मतलब पर्याप्त, सफिशिएंट। तो इनफ का मतलब हमने लिख दिया पर्याप्त। ट्रांसलेशन ले लिया जाए, मेरे पास पर्याप्त धन है, या जो भी आप लिखें। जैसे यह कुर्सी उतनी मजबूत नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? दिस चेयर इज नॉट स्ट्रांग इनफ। याद रखिएगा, दिस चेयर इज नॉट स्ट्रांग इनफ। दूसरा अनुवाद, इनफ का तो मतलब जानते हैं आप, पर्याप्त होता है। याद रखे रहेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। जैसे मैं कह दूं, मेरे पास पर्याप्त कपड़े नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं आई हैव नॉट क्या इनफ क्लॉथेस। देखिए, क्लॉथ्स नहीं करना है, क्लॉथ्स का मतलब होता है बिना सिले कपड़े, और यहाँ पर वो जिस कपड़े की बात कर रहा है वो क्लॉथेस की बात कर रहा है। ठीक, आगे आइए। आगे जब हम लोग चलते हैं तो इवन का यूज हमको मिलता है। इवन, अब देखिए, हर कोई समय पर आया, ध्यान से देखिएगा, हर कोई समय पर आया। हाँ, तो अगर हम इस ट्रांसलेशन को करें, हर कोई समय पर आया, राम भी जो कभी समय पर नहीं आता, नहीं आता। अब ध्यान से देखिए कि हर कोई समय पर आया, राम जो कि समय पर नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे? एवरीवन कम्स
at time, everyone comes at time. अब सब कोई समय से आ गया, सॉरी ऑन टाइम, एवरीवन कम्स ऑन टाइम. अब राम जो है, जो कभी समय से नहीं आता है, इवन राम हु नेवर कम्स, इतना भी कह देंगे तब भी चल जाएगा. अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो कह सकते हैं एवरीवन और एवरीबॉडी, आप पर निर्भर है. कम्स ऑन टाइम, इवन राम हु नेवर कम्स ऑन टाइम. इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक, तो इवन का मतलब आप समझ गए होंगे. ये सेंस जो अप्रत्याशित हो, दैट मीन्स कुछ उसमें आश्चर्य का बोध हो, वहां पर इवन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा. चालू कर बोले. बार बार बंद हो रहा है. चल, अब चल रहा है. आगे देखिए, यूज जो हम लोगों का है, ईवर. आपने बड़ा पढ़ा होगा इसके बारे में. यूज ऑफ ईवर, हमेशा. जैसे हम लोग ले, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा. याद करिए, डिड यू एवर थिंक अबाउट मी.
क्या तुमने कभी मुझे बुलाया? हो जाएगा डिड यू एवर कॉल टू मी? तो इस प्रकार से हम लोग एवर का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ आप फेयर बनाते चलिए, बाकी का टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब फेयरली और रेदर का डिफरेंस देखिए। फेयर का मतलब है सुंदर, और रेदर अपोजिट हो जाता है। इसके यूज में जरा ध्यान दीजिएगा। फेयर का मतलब होता है सुंदर, फेयर से फेयरली बना है माने पॉजिटिव सेंस में, जबकि रेदर में जब हम जाएंगे तो वो निगेटिव सेंस हमको प्रदान करता है। इस चीज को आप याद रखिएगा सुंदरता के लिए। जैसे दिस रूम इज फेयरली क्लीन। अब जरा आप ध्यान से देखें, यह रूम पूर्ण रूप से क्या है? दिस रूम इज क्लियरली क्लीन। अब ध्यान दीजिए, तो ये सुंदर अच्छी बात है, दिस रूम इज फेयरली क्लीन। अगर दूसरी बात अगर रेदर का आप करेंगे तो रेदर विरोधाभासी होता है। जैसे हम इसी ट्रांसलेशन को ऐसे बना दें, यह कमरा काफी साफ है। यह कमरा काफी साफ है। किसकी तो कंपेयर में? वह कमरा थोड़ा गंदा है। वह कमरा थोड़ा गंदा है। अब याद रखिए भैया, जहां पर निगेटिव सेंस वहां पर रेदर, जहां पर पॉजिटिव सेंस वहां पर फेयर। इतना ही आपको यहां हम आगे बढ़ा दें। देन is dirty room. Then that is rather dirty room. अच्छा, इसका सरल सा यूज आप पढ़िए, छोड़िए, इतना बड़ा कोई मतलब नहीं। जैसे हम एक ट्रांसलेशन लें, यू आर फेयरली हैंडसम। यू आर फेयरली हैंडसम। आप सुंदर हैं, और उतना सुंदर है जितना कि आपको होना चाहिए। एज फेयर एज यू मस्ट बी। अब इसी को अगर हम कह दें, यू आर फेयरली वीक, तो ये गलत हो जाएगा। वीक सुंदरता में नहीं आएगी, पॉजिटिव सेंस नहीं देगा। तो आपको कहना होगा यू आर रेदर वीक। यू आर रेदर वीक। क्लियर? तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जैसे हम कहें द टी इज फेयरली हॉट, और हम कह दें द टी इज रेदर हार्ड। ध्यान से देखिएगा, अब फेयरली हार्ड का मतलब उतना गर्म जितना कि रहना चाहिए, सो पीने वाले को अच्छा लगेगा, तो उस फेयरली हार्ड हो गया। और रेदर हार्ड का मतलब क्या हो गया? रेदर हार्ड का मतलब हो गया कि ये पीने के योग्य नहीं है, पीने की अपेक्षा बहुत गर्म है। अच्छा, इसका एक और ट्रांसलेशन अगर हम लें, द टी इज टू हॉट, तब टू भी तो वर्ब है, तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि चाय उतनी गर्म है जितनी की नहीं रहनी चाहिए। इस चीज को याद रखिएगा। अब मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। बड़े ट्रांसलेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, तो छोटे ट्रांसलेशन से पहले क्लियर करें, उसके बाद हम लोग बड़े ट्रांसलेशन लेंगे और उसमें करेंगे। अब नेक्स्ट आपका फेयरली और रेदर समझ में आ गया होगा। आई डोंट थिंक सो यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम। अब हमारा आता है फार। अब फार में आ जाइए। वह मुझसे अधिक बुद्धिमान है। वह मुझसे अधिक बुद्धिमान है। तो हम कह सकते हैं he is far more wise than I। ठीक। अच्छा, ये इसी को हम कह सकते हैं he is wiser than I। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसको आपने डिग्री में पढ़ा है। फार का जब हम प्रयोग करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री किस प्रकार से लगाते हैं वो हमने बताया। ये फार का यूज आपका हो गया। जैसे वह मुझसे बहुत अच्छा है। तो आप क्या कहेंगे? एक तो ट्रांसलेशन करेंगे ही इज बेटर देन आई, लेकिन और इसका अच्छा ट्रांसलेशन तब हो जाएगा जब आप लिखेंगे ही इज फार बेटर देन आई। यहाँ पर भी हम कहेंगे कि मोर वाइजर। अब शुद्ध ग्रामर की दृष्टि से तो गलत हो जाता है, तो यहाँ पर वाइजर हमने किया और यहाँ पर हमने कर दिया ही इज फार बेटर, तो ही इज फार वाइजर भी कर देंगे। ही इज फार वाइजर देन आई। क्लियर हो गया? फार का प्रयोग तुलना के दृष्टिकोण से। फार के बाद आप आ जाएंगे हार्डली। ध्यान से देखिएगा, हार्ड और हार्डली में क्या अंतर है। हार्डली का मतलब बड़ी मुश्किल से। जैसे आई रीड हार्डली, इसका मतलब कि आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन रीडिंग, आई रीड हार्डली। माई वाइफ वर्क हार्डली। अब इसका मतलब कि मेरी पत्नी बहुत मुश्किल से काम करती हैं, तो हार्डली का मतलब बिना मन के, बिना मन के। और अगर हार्ड हो, आई वर्क हार्ड अगर लिखा है, ध्यान से समझिएगा, आई वर्क हार्ड है तो इसका मतलब एक्साइटिंग, प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक। इसको याद रखिएगा कि अगर हार्ड है, दोनों को ध्यान दीजिए, आई वर्क हार्ड यानी एक्साइटमेंट के साथ, उत्साह के साथ, और आई वर्क हार्डली तो जान लीजिए कि बिना मन के, बड़ी मुश्किल से। नोट करते चलिए, साथ साथ आगे बढ़ते चलिए, बहुत मजा आने वाला है आगे के क्लासेस में। जस्ट पढ़े हैं तुरंत। मैं आ ही रहा हूं, मैं आ ही रहा हूं। आई एम जस्ट कमिंग। तुम पढ़ ही रहे हो,
you are just reading, you are just reading ना। मैंने उसे अभी अभी देखा है, अभी अभी देखा है। टेंस खूब दोहराइए। आई हैव सीन हिम जस्ट नाउ। ठीक, आगे के ट्रांसलेशन की ओर बढ़ा जाए। नेवर, यूज ऑफ नेवर मैंने कभी नहीं, आप जानते हैं। मैंने हवा को कभी नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन द वाइट। ठीक है, तो नेवर का मतलब कभी नहीं, आप इससे परिचित हैं, तो ज़्यादा उदाहरण लेके आपके टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। ऑफेन, प्रायः, वह प्रायः मेरे पास आता है। He often comes to me. He often comes to me. क्लियर? एक एक उदाहरण लेते जाएंगे, बहुत है। ऑफन के बाद हमारा नंबर आ जाता है वंस, एक बार। यूज ऑफ वंस, तो एक बार ना। मैं तो मुझसे एक बार मिला। आई मेट यू वंस। इसका एक यूज और होता है, जैसे वंस देयर वाज ए किंग। एक समय की बात है, एक राजा था, तो यहाँ पर वंस का प्रयोग कर देंगे। वनली, वनली का अर्थ जानते हैं आप, केवल, लेकिन इसमें इसके बहुत सारे यूज हैं। से सफल होने का एक यही मार्ग है। तो आप क्या कहेंगे? दिस इज द वे फॉर सक्सीड। दिस इज द वे फॉर सक्सीड। दिस इज द वे फॉर सक्सीड। हम अपने अनुवाद में कर सकते हैं, दिस इज द वे फॉर गेटिंग सक्सेस। तो अपने से जिस प्रकार से आप चाहें ट्रांसलेशन बना लें। हालांकि ओनली का और बहुत सारा यूज है, जानते रहिएगा। अब जब इसका मैराथन क्लास करेंगे तो आपको इस पर बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। आउट, यूज ऑफ आउट, जैसे कम आउट, बाहर आओ। यहाँ देखिए क्रिया के बाद आउट है, इसलिए एडवर्ब हो गया। जैसे कम इन होता है, तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन नहीं है, एडवर्ब है। जैसे हम कह दें कि आई एम प्लेइंग इन द रूम,
तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक। ये आपका इनका यूज हुआ। आगे देखिए, आउट के बाद नंबर आ जाता है क्वाइट का। क्वाइट का मतलब होता है पूर्ण या पूरा, याद रखिएगा। ही इज क्वाइट वेल, वह पूरी तरह से ठीक है, ठीक है। ही इज क्वाइट वेल। हाँ, एक एक उदाहरण लेते चलिए। रेदर का यूज मैंने पढ़ाया है। स्कारसली, याद रखिएगा। स्कारसली, मेयरली, हार्डली सब एक ही हैं। जैसे वह मुश्किल से पढ़ता है। ही रीड्स, सॉरी, ही रीड्स मेयरली, he reads hardly, he reads scarcely। याद रखेंगे इन सारी चीज़ों को तो आपको बात समझ में आएगी। स्कारसली के बाद हमारा आता है सेल्डम, यूज ऑफ सेल्डम। पढ़ा होगा आपने। जैसे आजकल सेल्डम, आजकल हम एक दूसरे से शायद ही मिलते हैं। शायद ही, आजकल हम एक दूसरे से शायद ही मिलते हैं। तो वी seldom meet, we seldom meet each other, we seldom meet each other now these days। ठीक, ऐसे हम लोग ट्रांसलेशन कर लेंगे। सेल्डम का मतलब शायद ही। जैसे वह आज शायद ही आएगा, तो हो जाएगा he seldom come today। खूब यूज लिखिए, खूब यूज बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, ये बहुत ज़रूरी है। सेल्डम के बाद हमारा है सो, आप जानते हैं। यूज ऑफ शो, इसका अर्थ इसलिए भी होता है, तुलना भी होती है। जैसे वह उतना लंबा है जितना कि राम। क्या हो जाएगा? ही इज सो टॉल एज राम। ही इज एज टॉल
एज राम। ठीक, अब इसका ये भी कह सकते हैं, बोथ आर इक्वली टाल, दोनों बराबर लंबे हैं। स्टिल आगे आता है, यूज ऑफ स्टिल ना। अब भी उदाहरण लेंगे, मुझे 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 अभी तक समस्या नहीं है। I have no problem. I have no problem still. Still, I have no problem. ठीक, देख लिया आपने, दो यूज और हैं, इन दोनों को देख लीजिए, कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। एट का मतलब तो यही हो जाता है, ऐसे वह भी वो यूज ऑफ एट। अभी बहुत सारे यूज आप पढ़ेंगे, बहुत सारे। वह बीमार है फिर भी आया, फिर भी आया है। तो हम कहेंगे ही इज इल एट ही हैज कम। ठीक, तो ये सारे यूज थे एडवर्ब के। ये आपका पहला यूज का सेशन रहा। अभी यूज के सेशन और एडवर्ब का सही यूज आप कई बार पढ़ेंगे, कई सेशन में पढ़ेंगे। आपने अपना समय दिया और लगातार आप जो सहयोग कर रहे हैं, वो शब्दों से तो मैं उसका थैंक्स नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका विश्वास टूटने नहीं पाएगा। और जहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर आप ज़रूर सजेस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।